मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। सशक्त उत्तराखंड @25 का रोड मैप करेंगे साझा। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने फूका विकास के नवरत्न का मंत्र, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा देश अब रुकने वाला नहीं। केदारनाथ धाम में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, 27 मई तक फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक। बर्फबारी के चलते हेमकुंड यात्रा पर भी लगा ब्रेक। गंगोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरा वाहन। एसडीआरएफ ने किया सभी घायलों का रेस्क्यू, अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां नीति आयोग की बैठक के लिए आज दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को साझा करेंगे। एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर अपनी बात रखेंगे। मुख्य सचिव नियोजन, सीएम सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नीति आयोग की बैठक के लिए आज दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को साझा करेंगे। एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर अपनी बात रखेंगे। मुख्य सचिव नियोजन, सीएम सचिवालय के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को साझा करते हुए नजर आएंगे। एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर अपनी बात सीएम पुष्कर सिंह धामी रखेंगे। मुख्य सचिव नियोजन, सीएम सचिवालय के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देहरादून से ये खबर बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को साझा करेंगे। एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर अपनी बात रखेंगे। मुख्य सचिव नियोजन, सीएम सचिवालय के अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें आपको, 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने पर सरकार का जोर है और इसी रोड मैप के तहत सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर अपनी बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखेंगे। मुख्य सचिव नियोजन, सीएम सचिवालय के अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को साझा करेंगे। एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर बात रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में सभी 6 मंडलों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश मंत्री आदित्य कोठारी पहुंचे, जहां उन्होंने सभी भाजपा पदाधिकारियों को 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, जिसके लिए हर भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा के प्रत्येक बूथ में जाकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता को देनी है। वहीं उन्होंने कहा कि 30 मई से लेकर 30 जून तक भाजपा महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। आज कल भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी चंपावत कार्यालय में संपन्न हुई और मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय आदित्य कोठारी जी हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। उसी निमित्त जब जिले की कार्य समिति हो जाती है, उसके बाद मंडलों की कार्य समितियां शुरू होती हैं। इस बार थोड़ा हमारे पास समय कम होने के कारण, क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमें केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, महा जनसंपर्क अभियान, उसमें वो 30 मई से लेकर 30 जून तक वो कार्यक्रम चलेगा और उसमें हम प्रत्येक मंडलों में प्रत्येक बूथों तक जाके लोगों को
भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे रूबरू, उनसे अवगत कराएंगे। चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे विदेश नीति की बात हो, सेना के सुदृढ़ीकरण की बात हो, इन सभी बातों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में महाजन संपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत हमारी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हुई है और अब हम विधानसभा स्तर पर सभी मंडलों की बैठकें कर रहे हैं। 30 मई तक सारी योजना तैयार हो जाएगी और 30 मई से 30 जून तक हमारा महाजन संपर्क अभियान चलेगा। पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनकी विधानसभा के अनुसार बैठकें करने का कार्यक्रम है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोहाघाट में चंपावत से आए रेडियोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड किए हैं। बता दें कि लोहाघाट चिकित्सालय की रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर जाने से अल्ट्रासाउंड सेवा पिछले 9 दिनों से ठप्प पड़ी हुई थी, जिस कारण दूर दराज से आने वाली कई गर्भवती महिलाओं को अस्पताल आकर वापस लौटना पड़ रहा था। समस्या को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, सभासद राजकिशोर शाह और नगर के अन्य लोगों ने समस्या को सीएमओ और डीएम के समक्ष रखा, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएमओ ने लोहाघाट के रेडियोलॉजिस्ट का स्वास्थ्य ठीक होने तक सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार को लोहाघाट में चंपावत से रेडियोलॉजिस्ट भेजने पर सहमति जताई और अल्ट्रासाउंड सेवाएं फिर शुरू हुई। सीएमओ साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनने यहाँ व्यवस्था बनाई अल्ट्रासाउंड की भी। और हम ये चाहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ की तैनाती यहाँ जल्दी हो जाए तो लोगों में काफ़ी खुशी रहेगी और लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि लोग यहाँ दूर दराज से आते हैं काफ़ी आशाएं लेकर। और 3 ब्लॉकों का ये हमारा हॉस्पिटल है, नेपाल का भी यहाँ दबाव है और लोहाघाट नगर का भी इसमें काफ़ी दबाव रहता है। लोग भी चाहते हैं यहाँ अच्छी व्यवस्था हो और हम सीएमओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनने आज यहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर दी। उत्तराखंड में राज्य सरकार के खिलाफ रामनगर की जनता ने मोर्चा खोल दिया है, जहां हजारों की संख्या में जिले के लोग जनता सड़कों पर उतर आई, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं इस प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दिया। प्रदर्शन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल हुए, जहां धामी सरकार को घेरते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सिंचाई विभाग और वन विभाग रामनगर विधानसभा में लगातार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। जैसे ही ग्रामीणों को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की सूचना मिली तो रामनगर विधानसभा की जनता में हाहाकार मच गया। इसी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने बताया कि सरकार का जो ये निर्णय है, ये तुगलकी निर्णय है। सरकार का ये निर्णय तुगलकी निर्णय है और सरकार खुद भिज्ञ नहीं है कि उसके क्या क्या आदेश जा रहे हैं। अधिकारी जैसे चाह रहे हैं वैसे सरकार को घुमा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, भारत की पार्लियामेंट ने भी एक कानून पास किया है, जैसा अभी महिंदपाल जी ने भी बताया, कि जितने भी वनग्राम हैं इन सबको रेगुलाइज किया जाए। जो भी वन में रह रहे हैं, जो बस्तियां वनों में हैं, चाहे वो वनग्राम के नाम से हैं या दूसरे नामों से हैं, उनको रेगुलाइज किया जाए। लेकिन उसको रेगुलाइज करने की बजाय 2012 के एक निर्णय पे कह रहे हैं कि इनको खाली कराया जाएगा। पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो जहाँ पर रह रहा है, अगर वो 12 साल से अधिक उसको हो गए हैं तो उसका मालिक है। तो सरकार को इन सारों का रेगुलेशन करना चाहिए, रेगुलाइज करना चाहिए। इतना अहंकार हो चुका है जो तुगलकी फरमान जारी करके जनभावनाओं का अनादर कर रही है। कई वर्षों से बसा त्रस्त है, क्योंकि काफी देर से बैठे हैं। 40 साल 50 साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं, लेकिन सबके पास प्रमाण पत्र है, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड है, सबके पास पेंशन दी जा रही, बिजली दी जा रही, पानी दिया जा रहा है। लेकिन आज ये सब खत्म करके खाली कराना चाहते हैं, भूमि को खाली कराना चाहते हैं, जमीन से वंचित करना चाहते हैं। कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। ये बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे। आखिरकार ये जाएंगे कहाँ? इनका पुनर्वास करना चाहिए। ये तुगलकी फरमान जारी करके सरकार क्या चाहती है, इसका सवाल का जवाब हम उनसे पूछेंगे। चमोली में पुलिस ने ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामला 2019 का है, जब फरियादी ने शिकायत की थी। दोनों आरोपियों ने एक्सीडेंट के बहाने 25,000 रुपए ठगे थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बता दें कि टीम ने मेन बाजार कर्णप्रयाग से आरोपी को गिरफ्तार किया है।
प्रयाग में न्यायालय के हस्तक्षेप से 229 का एक मुकदमा कायम किया गया था। ये पूर्व में एक मुकदमा 420 में 2019 में कायम हुआ था, जिसमें हस्बैंड और वाइफ भी लगातार फरार चल रहे थे। उसके बाद जमानत में पाके ये लोग लगातार फरार थे, जिसको ध्यान में रखते हुए बार बार न्यायालय द्वारा जब इनको बुलाया जा रहा था, उसमें ये लोग नहीं आ रहे थे, तो उसमें एक 229 का एक मुकदमा इसमें कायम हुआ। उधम सिंह नगर के खटीमा में अवैध मिट्टी खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि खनन माफियाओं का जंगल राज चल रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी खटीमा वीर सिंह द्वार ने खनन माफियाओं के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए बिगरा बाग क्षेत्र से 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बिना अनुमति के खनन करते हुए पकड़ा गया और उन्हें सीज कर दिया गया, जिससे अवैध खनन करने वाले मिट्टी खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ये जो इंटीरियर क्षेत्र है गांव में, तो इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग खेतों से मिट्टी खोद रहे हैं। तो इसमें हमारे द्वारा तीनों थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि जहां पे भी ऐसा अवैध खनन है उनको तुरंत सीज किया जाए और अवैध कहीं पे भी न चले। छापेमारी की गई, तो इसी दौरान क्षेत्र में अवैध खनन करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हमने पकड़ी। उनसे जब परमिशन के बारे में पूछा गया तो परमिशन वो नहीं दिखा पाए, तो इसलिए उनको दाखिल कर दिया गया है चक्रपुर चौकी में। अब नियमानुसार उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। 2023 के पहले इंडो इटालियन ट्रैकिंग अभियान दल ने सकुशल सतोपंथ सरोवर समिट पूरा कर दिया है। ट्रैक पूरा करने की खुशी में विदेशी ट्रैकर जमकर गढ़वाली संगीत में अपने वाहनों में बैठे थिरकने लगे। अभी भी सतोपंथ सरोवर बर्फ से जमा हुआ है। बता दी कि 17 सदस्यीय ट्रैकिंग अभियान दल ने दिनेश सिंह के निर्देशन में 30 किलोमीटर की बर्फीली मोरेनो से भरे रास्तों की ट्रैकिंग पूरी की है। वहीं अभियान दल में शामिल इटली के ट्रैकर दमोरेसी ने अपने अनुभव साझा कर कहा कि ये ट्रैक सबसे रोमांचित और एडवेंचरस रहा। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार से खबर है, जहां पर कंबल के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। आग को लेकर सीएफओ अभिनव त्यागी ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सूचना मिली थी कि 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। मौके पर 3 फायर विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया है। इस मोहल्ले में 2 दुकानों के अंदर फायर हुई है, तो हमने अपने स्टेशन से पहले एक गाड़ी का टर्न आउट किया। फिर हम रास्ते में थे तो मैंने देखा कि धुआं बहुत ज़्यादा है और धुआं काले रंग का था, तो इसमें प्रतीत हुआ कि ये सॉलिड की फायर है। तो गाड़ी में बैठे बैठे हमने 3 गाड़ियाँ यहाँ पे मंगाई। हमारी टीम बहुत जल्दी तुरंत मौके पे पहुंच गई थी। सिलेंडर हमारे जवानों ने जाके ऊपर छत से निकाल के साइड में शिफ्ट किए और उसके बाद जो अंदर सामान था, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रिकल सामान, एक बैटरी थी, एक इन्वर्टर था, तो वो मैंने खुद स्वयं मौके पे जाके उसको सबसे पहले बाहर निकलवाया, क्योंकि ऐसी आग की घटनाओं में सबसे ज्यादा चांस रहता है कि जो बिजली के सामान है वो जले और घटना बड़ी हो जाए। कारण वो जांच का विषय है, उस पर भी कुछ कह पाना संभव नहीं है। नरेंद्रनगर ऋषिकेश में होटल वेस्टर्न में G20 की दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक होना सौभाग्य का विषय है। इस बैठक में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयास पर विचार विमर्श किया जाएगा, जो विश्व को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मार्गदर्शन देगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित G20 की बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। वर्तमान G20 और भविष्य में आयोजित होने वाली G20 में भी इन बिंदुओं पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि जो सेकंड ग्रुप की बैठक यहाँ हो रही है वो उत्तराखंड की पवित्र धरती पर हो रही है। ये देवताओं की भूमि है और यहाँ से कई मैसेजेस बाहर को गए हैं, और आज जो हमने यहाँ पर ये मीटिंग की है, अभी 2 दिन तक बहुत सारी चर्चाएं होंगी और हमारे G20 के मेंबर्स जितने हैं, मेंबर्स देश, उनको एक बहुत बड़ा पाथवे मिलेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सहयोग होना चाहिए
हम इस वक्त मौजूद हैं ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में, जहां पर G20 को लेकर यहां पर एक आयोजन किया गया है, जिसमें कि 20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आज खुद यहां पर मौजूद हैं और 3 दिन तक जो है ये बैठक यहां पर चलने वाली है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहां पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की लड़ाई को किस तरीके से लड़ना है, उसको लेकर भी यहां पर मंथन किया जाना है। और आपको बता दें कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जब ये लोग पहुंचे थे, 20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो जब वहां पर पहुंचे थे तो उनका उत्तराखंड की संस्कृति के हिसाब से जो है नृत्य के तौर पर काफ़ी अच्छा स्वागत यहां पर किया गया था, जिससे कि ये काफ़ी खुश भी नज़र आए थे। वहीं जो यहां पर ये 20 देशों के जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की भी यहां पर सराहना की है। देहरादून से कैमरामैन रिंकू के साथ विनय सूद, IND 24। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 घंटे बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम बदलने का आसार टिहरी और पौड़ी जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक कई जगहों पर हवा 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बीच लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के लिए अभी अगले 2 से 3 घंटे के लिए मौसम की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है। और उसमें आप देखेंगे अभी जो हवा की गति है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही जो है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और इसी के साथ जो बिजली गिरना या कड़कना कहीं कहीं पर वो चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो अभी अगले 2 से 3 घंटे में ये एक्टिविटी देहरादून, टिहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में चलने वाली है और देहरादून में इसकी शुरुआत करीब करीब हो चुकी है। थराली देवाल को जोड़ने वाले पिंडर नदी पर बने मोटर पुल का बीच का हिस्सा धंसने लगा है, जिससे मोटर पुल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि इसकी जानकारी स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन और पुलिस को दी है, जिसके बाद उप जिला अधिकारी, लोक निर्माण विभाग और पुलिस ने मौके पर जाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में भी कई बार मोटर पुल पर अनियंत्रित ओवरलोड डंपरों के आवागमन की शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके ओवरलोड वाहनों को नहीं रोका गया, जिसके चलते मोटर पुल का मध्य भाग धंस गया है। सूचना मिली थी कि ये पुल, जो मुख्य पुल है, वो बीच में धंस गया है। तो मैंने मौके पे आके देखा कि ये वास्तव में धंसा हुआ है। तो इसकी हमने संबंधित विभाग को और प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है। और हमने मौके पे इनके PWD के अधिकारियों से वार्ता के बाद जो भारी वाहन है, बड़े वाहन है और जो सवारी भरे हुए वाहन है, उनको इसमें हमने प्रतिबंधित कर दिया। जो छोटी गाड़ी जाएगी वो खाली करके जाएगी, यानी सवारियों को जो है ट्रांसमिट करेगी। और हमने यहाँ ड्यूटी लगा दी है। बड़े वाहन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिए गए। इसमें जो है क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण तो यही है कि इसमें जो है रात को ओवरलोडिंग हुई है। जो शायद जो डंपर चल रहे हैं आजकल, ओवरलोडिंग की वजह से जो है ये जो बीच वाला, हम लोगों का जो बीच वाला पार्ट है, मतलब एकदम मध्य भाग में हम नीचे देख के आए, 8वां पैनल है, उसका एक पैनल जो है उसका जो है स्लैब हो रखा है, उसका डैमेज। बाकी गटर में कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ये सुबह ही मेरे संज्ञान में मामला आया है कि बीच का एक पैनल है लगभग 10-12 मीटर का, वो धंसा है। उसमें विजिट भी कर ली गई है, थानाध्यक्ष भी वहाँ पे गए थे, हमारी रेवेन्यू की टीम भी थी और ये PWD वाले भी थे। तो अभी इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट मेरे पास आनी है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसमें यही है कि अभी उसको भारी वाहनों का उसमें आवाजाही को जो है सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा जाएगा और बाकी फिर उसमें रिपेयर की कार्रवाई करेगी। लक्सर में ऊर्जा विभाग कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के पटेल किसान संगठन ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि ट्रांसफार्मर स्थापित करने में ऊर्जा विभाग लगातार जानबूझकर देरी कर रहा है। इतना ही नहीं, किसानों ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पैसे लेकर काम कराने का आरोप भी लगाया। वहीं किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विभागीय रजिस्टर में हाजिरी लगाई गई, पर कार्यालय में अफसर और कर्मचारी लगातार गायब चल रहे हैं। किसानों ने कहा कि वे अब ऊर्जा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलकर क्षेत्र के गंगनौली स्थित हाइडिल यानी बड़े बिजली घर पर तालाबंदी करते हुए फैक्ट्रियों को ठप्प करेंगे। की मजबूरी हो, आज किसी का कोई शौक नहीं है भाई हम यहाँ से धरना देंगे। जब ये पूरे भ्रष्ट हो गए, इन्होंने
अगर कोई ट्रांसफर धरने की बात आओ तो ये बतावा तो अभी भी नए रेट नहीं तय हुए जी। किसान की फसल सूख रही हो, इनके नए रेट तय होंगे। बिजली में दूसरी बात शहर का अलग है और गांव का अलग है। क्यों है भाई जी? पैसे एक तरफा, बिल्कुल ही एक तरफा सब पता एक चार्ज लिया जा रहा है तो एक ऐसा गांव के बराबर मिलनी चाहिए, शहरों बराबर मिलनी चाहिए। इनका ग्रामीण क्षेत्र का अलग है और शहर का अलग है, तो ये गलत है। रही लाइनमैन इनके पैसे ले लेकर इनके सारे वहां से सारे गाँव को लूटे लोग। लोगों की फसल सूखी जा रही, ट्रांसफार्मर को 6-6 महीने हो जाए ये नहीं देते। लाइन खींचे है, रसीद कटे है, 1 साल हो गया उन्होंने नहीं देते। जो इन्हें पैसे दे उनके लाइन खींचो। और मैं एक और बात बतानी चाहता हूँ, 4-5 दिन तक यहाँ ऑफिस में अटेंडेंस लगती रहे। अधिकारी को ये ऑफिस में आता ही नहीं, एक दिन आवा और उसी दिन सब अटेंडेंस लग जाओ। और उसके खिलाफ आज हमने ये मोर्चा खोला और इसके बाद में हम जो गणोली आइडियल उसे बंद करेंगे। जितनी फैक्ट्री है उनका पूरा कार्यकाल ठप करेंगे। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक आयोजित की गई। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में देश भर से करीब 250 साधु संत शामिल हो रहे हैं। बैठक में मौजूद साधु संतों ने लिव इन और समलैंगिक विवाह को सनातन संस्कृति पर कुठारघात बताया है। आज भारत के सभी शीर्षस्थ शिखरस्थ पूज्य संतों ने इस बात पर विचार किया कि हमारी संस्कृति और संस्कार का संरक्षण हो और जो समलैंगिक विवाह पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय विचार कर रहा है, तो हमारे भारत के सभी संत ऐसा कह रहे हैं कि ये विचार भारत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विवाह एक अत्यंत पवित्र संस्था है। हमारे यहाँ 4 आश्रमों में गृहस्थ एक बड़ा दिव्य आश्रम है और उस विवाह जैसी पवित्र संस्था में इस प्रकार का विचार अशोभनीय है। हमारी ये प्रार्थना है कि इस पर विचार करें। इस प्रकार की वैवाहिक संस्था का वैधीकरण इस देश में संस्कृति का अपमान होगा, संस्कृति का घोर तिरस्कार। मुख्यतः जो LGBTQ+ का मुकदमा है उसके बारे में विचार हुआ। हमको लगा कि एक श्रृंखला है। पहले एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, माने दुराचार को अपराध उस श्रेणी से बाहर निकाला, फिर लिव इन को मान्यता दी और अब LGBTQ को उनके विवाह को मान्यता देना हमको लगता है कि ये परिवार संस्था को नष्ट करने का प्रयत्न है। और अगर परिवार संस्था नष्ट होती है तो भारत की संस्कृति का एक मुख्य आधार समाप्त हो जाएगा। तो सब संतों ने विचार व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोहाघाट ब्लॉक के काफली की जय दुर्गा एंटरप्राइजेस डेयरी उद्योग के मालिक अरुण जोशी ने आंचल डेयरी चंपावत पर दूध में मिलावट करने का गंभीर आरोप लगाया। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी को आंचल डेयरी के दूध की जांच करवाने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। अरुण जोशी ने ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि उनके डेयरी उद्योग के लिए आंचल डेयरी चंपावत से प्रतिदिन लगभग 500 लीटर दूध खरीदा जाता था, परंतु आंचल डेयरी के दूध में काफी मिलावट की जा रही है। खुल रहा है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं, जिसमें 5-6 आदमी को रोजगार मिला हुआ है। दिन पर दिन रोज उनको हम कह रहे हैं कि दूध की क्वालिटी सही रखिए, लेकिन रोज वो सुन ही नहीं रहे हैं। परसों इतना खराब दूध आया कि वो बिल्कुल पनीर भी नहीं बना रहा है। उसके हमने वीडियो बनाया, उनको फोन भी करा, वो तत्काल वो कोई सुन ही नहीं रहे। उसके बाद हमने डीएम को लिख के दिया है और जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। पर ऐसे दूध हम ले जा रहे हैं, मशीन में लगा रहे हैं, उसको तो फट ही नहीं रहा है, बिल्कुल रबड़ बन जा रहा है बिल्कुल। जिसके हमने वीडियो भी तैयार किया। 5-6 लड़के काम में लगे हैं जो बिल्कुल परेशान है, ताकि 3-4 घंटे में तैयार बन जाता है। वो दिन भर 2-3 दिन लग जा रहे हैं, वो बन ही नहीं पा रहा है। इनको पानी भी मिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिला रहे हैं उसमें, पता ही नहीं चल रहा है उसमें मिला के। बिल्कुल मिलावट है, बहुत ज्यादा, थोड़ी मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में। तो डीएम सर से हमने अपील की, एक तो इसकी जांच जो क्वालिटी सही करा, और एक जो हमारा एक दिन का बिल्कुल दूध ज्यादा ही खराब है तो हमने उसके पैसा वापसी दे या जो भी है उसका पेमेंट हम नहीं करें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।